ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे बेस सवालों को डायरेक्टली फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो और इस तरीके के सवाल पूछे भी जाते हैं। तो अब हम कुछ फॉर्मूले याद करेंगे कि हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई डिवाइडेड बाय एम टाइम्स टाउ। यहाँ पर ई क्या है, हमारे पास चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो टाउ होता है ये होता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम यानी कि दो कॉलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन को कितना समय मिला है उसके मोशन के दौरान, और वही होता है रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, इसका जो ऑर्डर होता है ये आता है हमारे पास कुछ सेंटीमीटर पर सेकेंड तरह की, इस तरीके की वैल्यू आती है, जबकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़ी से इस तरीके से मूव कर रहा होता है, लेकिन वो जो ड्रिफ्टिंग हो रही है वो एक्चुअली बहुत स्लो होती है। ऑलराइट, हमारे पास जो करंट होता है, करंट का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है एन ई ए वी डी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पर जो एन होता है ये होता है हमारा नंबर डेंसिटी। ई होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड जो वी डी है ये हमारी ड्रिफ्ट स्पीड या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो भी आपको बोलना है आप इसको बोल सकते हो। ऑलराइट, साथ में हम एक और टर्म जो डिफाइन करते हैं जिस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वो होती है हमारी मोबिलिटी। तो म्यू होता है हमारा मोबिलिटी म्यू। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखो इसको इस तरीके से डिफाइन किया था। मान लो मेरे पास कोई इस तरीके से कंडक्टर है, उसके अक्रॉस मैंने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो जिसमें ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी वो ज़्यादा मोबिलिटी हो जाएगी, जिसमें कम रहेगी वो कम मोबिलिटी होगी। तो इसको हम इस तरीके से ही डिफाइन करते हैं, मोबिलिटी इज वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। अच्छा देखो, अब यहीं पे हम वैल्यू रखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ये थी, डिवाइड कर दिया उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से ही, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाती है हमारे पास ई टाउ डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना, ये भी आपसे डायरेक्टली सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने ही चाहिए। करंट डेंसिटी, अगेन फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, अभी हम देखेंगे क्वेश्चंस को भी, लेकिन इसको डिनोट किया जाता है जे से। करंट डेंसिटी क्या होगी, तो हमारे पास कोई भी क्रॉस सेक्शन है उससे कितना करंट जा रहा है ये उस क्रॉस सेक्शन में करंट की डेंसिटी हो जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो हो जाती है करंट आई डिवाइडेड बाय एरिया। और यहाँ पर भी एरिया की जो हम बात करते हैं वो परपेंडिकुलर एरिया की बात करते हैं, और यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी आती है। करंट हमारे पास वेक्टर नहीं था, एरिया हमारे पास ज़रूर वेक्टर होता है ना, तो ये वैल्यू जो आएगी वो होती है वेक्टर में, और इसकी यूनिट आ जाएगी एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। तो देखो किस तरीके से होगा, हमारे पास मान लो कोई भी इस तरीके से एक क्रॉस सेक्शन है, और यहाँ पर हमारे पास नेट करंट इस तरफ जा रहा है आई। तो हमें जो बात करनी है करंट डेंसिटी की वो हो जाएगी आई डिवाइडेड बाई एरिया परपेंडिकुलर। अब इसके परपेंडिकुलर एरिया कौन सा है, ये देखो पहली बात तो ये जो एरिया है, इस एरिया वेक्टर को आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर। लेकिन हम इस एरिया की बात नहीं करेंगे, इसका हमें एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो आई के अलोंग हो, है ना। एरिया को वेक्टर को इस तरीके से अलोंग करोगे तो हमारे पास एरिया परपेंडिकुलर ये वाला इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर हम बना भी सकते हैं इसको, ये हमारे पास इस तरीके से आ जाता है एरिया परपेंडिकुलर, है ना। ये हमारा एरिया परपेंडिकुलर हो गया। इस तरीके से हम लिखते हैं हमारी करंट डेंसिटी आ गई। इसी को लिखने का और एक तरीका होता है, हमारे पास आई इज इक्वल टू, देखो यहाँ से एरिया उस तरफ चला जाएगा, हम इसको लिखते हैं जे इंटू एरिया परपेंडिकुलर, या फिर इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप इसको लिख दोगे क्या, जे डॉट वेक्टर ए, या फिर इसी को आप लिख सकते हो क्या लिख दोगे, जे ए कॉस थीटा। उन दोनों के बीच में जो भी एंगल है ये हमें पता होना चाहिए। कई बार वेक्टर छोटे छोटे पार्ट्स को लेकर के आपको इंटीग्रेट करना पड़ सकता है, उस केस में जो करंट बोला जाता है वो आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी ए। ऐसा होगा कि आपको एक रीजन बता दिया जाएगा कि इस रीजन में जे की डेंसिटी एक्स या वाई के हिसाब से इस तरीके से चेंज कर दिए, आपको बस छोटे छोटे एरिया को लेकर के इस तरीके से एरिया एलिमेंट मान करके कुछ इंटीग्रेट करना पड़ सकता है। इस तरीके से ये फॉर्मूला कभी यूज़ करना पड़ा तो इस बेस वैसे इस तरीके के सवाल ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं।
तो यहाँ से हम लिख भी सकते हैं आई इज एक्चुअली फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी जी। तो इसको समझने की कोशिश करो। हमारे पास मान लो यहाँ पर कोई एक इस तरीके से एरिया है और यहाँ पर अलग अलग करंट डेंसिटी, एक इस तरफ ये है, यहाँ पर ये है, ये यहाँ पर ये, यहाँ पर ये है जे, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। आपको सभी जगह पे छोटे छोटे एरिया लेने, यहाँ का डी ए, यहाँ का डी ए, यहाँ का डी ए, यहाँ का डी ए, और उन सबको इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता चलेगा ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन था उससे कितना करंट जा रहा था, वो वैल्यू आप यहाँ से पता कर सकते हो। ये हमारे पास करंट का एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया है। करंट डेंसिटी आपको इससे याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। The current density in a cylindrical wire of radius 4 mm is 1 into 10 to the power 6 ampere per square meter. The current through outer portion of the wire between radial distance r by 2 and r is x pi ampere, where x is, तो मेरे पास ये इसका क्रॉस सेक्शन है, तो टोटल करंट भी आप पता कर सकते हो, लेकिन उन्होंने बोला है कि आपको सिर्फ जो आउटर पार्ट है ये वाला इतने में बताना है कितना करंट जा रहा होगा यहाँ से, इस तरीके से। तो हमारे पास जो करंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रल जे डॉट डी ए। यहाँ पर अलग अलग एरिया पर जे की वैल्यू अलग अलग नहीं है, जे सभी जगह सेम है ना, तो इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे जे डॉट ए ऐसा भी लिख सकते हो आप। और यहाँ पर जे का डायरेक्शन भी यही है, एरिया का डायरेक्शन भी यही है, एरिया इसके परपेंडिकुलर वेक्टर मानते हैं हम, तो यहाँ पे सीधे सीधे आप लिख सकते हो जे ए इसकी वैल्यू आने वाली है। जे की वैल्यू गिवन है, एरिया की वैल्यू फॉर्मूले में रखो, आंसर पता करो। का करेक्ट आंसर है 12। देखो यहाँ पर बस वैल्यूज रखनी है। जे की वैल्यू दी हुई है हमें 1 इंटू 10⁻6 एम्पेयर पर स्क्वायर मीटर। एरिया की वैल्यू आ जाएगी पाई इंटू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। r2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेडियस है 4 mm, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 10⁻6 भी यहाँ पर होगा क्योंकि मिलीमीटर में था। और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 4 16 माइनस 4 यानी कि 12 पाई हमारे पास करंट आने वाला है, एम्पियर में वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 12। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है बढ़िया से क्रैश कोर्स का, जहाँ पर हमने 11th और 12th के सारे टॉपिक्स को कंप्लीटली कवर कर लिया है सिर्फ 40 दिनों में। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर देखना, एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। आप एक्चुअली जो कलरफुल PDF हैं वो एब्सोल्युटली फ्री हैं, आप देख सकते हो क्लास नोट्स में जाकर के कि क्या क्या चीज़ें कवर कराई हैं, उससे आपका बहुत अच्छा रिविजन भी हो जाएगा। और आ जाओ जल्दी से पूरे स्ट्रक्चर्ड कोर्स में, लेकिन उससे पहले मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं जाने वाला हूँ एक इंडिया रोड ट्रिप पे, तो हम मिलेंगे व्लॉग में या कोर्स में, दैट यू डिसाइड। सी यू सून।